बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर व आफ़ियत और खुश व खुर्म होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होगी कि हर एक के कमेंट्स का जवाब फ़र्दन फ़र्दन दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो की जानिब। मेरे पास 3-4 मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जिस मौजू पर बात करना चाहूँगा वो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कहाँ से हो शुरू कहाँ पर हो ख़त्म वाली कहानी है। समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि पाक सरजमीन है और पाक ज़मीन कहलाती है। कलमा तैयबा के नाम पर इसको बनाया गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा नारा था पाकिस्तान हासिल करने से पहले। लेकिन अब पाकिस्तान का गुज़श्ता 4-5 सालों में क्या हाल हो गया है वो आप सब लोगों के सामने है। मुझे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए या पाकिस्तान को सेक्सिस्तान कहा जाए। नई नई इज्तिमाई ज़्यादतियों और नई नई सेक्स स्टोरी जो सामने आ रही हैं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारा दिमाग मऊफ़ क्यों नहीं हो जाते और हम इन चीज़ों को किस अंदाज में लें, किस सेंस में लें और इसके ऊपर क्या बात करें। बात करते हमें शर्म आती है। हर रोज़ एक ही बात होती है, किरदार बदल जाते हैं, ड्रामा और कहानी वही है। कभी वो क्या नाम है, जमशेद दस्ती साहब अपनी बीवी का रोना लेके आ जाते हैं, गलत बयानियाँ करते रहते हैं और उनको शर्म नहीं आई, तो कभी कोई और कभी कोई। अभी 2-4 दिनों में आपको सामने कितने केसेस इस तरह के आए हैं। अब एक और केस है, अगरचे ये बहुत पुराना केस है, कई साल पुराना है, लेकिन उसकी समाअत अदालतों में अब शुरू हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट तैयबा गुल या तैयबा गिल जो भी हैं मोहतरमा। उन्होंने, आपको याद होगा कि चंद साल पहले नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर संगीन किस्म के जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम लगाए थे और उन इल्ज़ाम के लिए ना सिर्फ उन्होंने ज़बानी कलामी बात की थी बल्कि उसकी कुछ वीडियोस भी सरेआम मंजर आम पर आई थी, जो कि आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी। तो उस वक्त तो ये केस दबा दिए गए थे, लेकिन अदलिया में क्योंकि मोहतरमा ने उनके ऊपर केस किया था, उस वक्त चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब थे, उन्होंने इस केस को एक किनारे लगा दिया क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल साहब इमरान साहब के चहीते थे और उनके ऊपर उनको भरपूर इत्मीनान था, तो लिहाजा किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं आई। अब 1 साल के बाद वो केस दोबारा नए सिरे से उसकी समाअत शुरू हुई है, क्योंकि केस तो हो जाता है, अब उसकी समाअत अब शुरू हुई है। तो उन्होंने जो थी पहले जस्टिस जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ जो है ना वो ज़्यादती जिनसी हरासानी का केस दाखिल अदालत किया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था। लेकिन अब जब उनका बयान कलम बंद हुआ है, और उनका बयान कलम बंद हुआ है कहाँ पर, इदारा मोहतसिब बराए ख़वातीन में अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे नए इंकशाफात किए हैं। तैयबा गुल साहिबा ने नैब के और अफसान के ख़िलाफ़ इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम अब जो है ना वो लगाए हैं। पहले सिर्फ चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़ थे, अब उन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम लगाए हैं और गलत हरकत ना करने पर धमकियाँ भी उन्होंने बयान की हैं कि उनको धमकियाँ दी गई। ये गलत हरकत ना करने पर किसके खिलाफ, चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ मैं, जस्टिस नैब के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब की तरफ से था कि अगर वो उनके साथ गलत हरकत में मुलविस ना हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उनके खिलाफ केस भी जनाब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब के कहने पर बनाया गया था। अब उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी अफसरान, उनमें इमरान डोगर साहब हैं और कुछ और अफसरान हैं, उन पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने ये इल्ज़ाम हरासानी और ज़्यादती में जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि इन नायब अफसरान ने मिलकर उनसे ज़्यादती की और उनकी नाजेबा वीडियो भी बनाई और उन्हें उसके दौरान
खामोश रहने का कहा गया। ना सिर्फ उनको खामोश रहने की धमकियाँ दी गई बल्कि उनके शौहर को भी खामोश रहने की धमकियाँ दी गई, और ये कहा गया कि अगर उन्होंने कहीं पर उनके खिलाफ आवाज़ उठाई या इस चीज़ का जिक्र किया तो उनकी वीडियो जो है सूरत दीगर वायरल कर दी जाएगी, और उसकी धमकी दी गई। इदारा मोतसब ने रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब और उन समेत जो है तकरीबन 12 अफराद को जो नैब से मुतल्लिक है उनको 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में उनके सामने पेश होने का हुक्म दिया है, और ये समात 1 साल के बाद हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ यही एक काम रह गया? ओ भाई, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, उसमें इस तरह की बातें हमें सुनने को नहीं मिलती। कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी सरकारी इदारे में ख़वातीन के साथ इस तरह की ज़्यादती की गई, और जब वो अपना सैल के तौर पर बनकर वहाँ पर अपने मसाइल के हल के लिए उन्होंने कंप्लेन की हो तो उनको उल्टा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाए और उनकी वीडियोस बनाई जाए और उन वीडियोस को सरकारी अफसरान जो है वायरल करने की धमकियाँ दें। क्या पाकिस्तान सिर्फ इसलिए रह गया है कि सेक्स के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जाए? हमारे लोग जो है ना, क्या वो सेक्स मैनेक बन गए हैं, और इन अफसरान को इस तरह की खुली छुट्टी मिल गई है कि वो बदमस्त हाथी की तरह जिस तरह चाहें, जिस खातून को या जिस लड़की को चाहें उनकी इज्जत को तातार कर दें और उनका कोई पुरसान हाल ना हो। आई एम सरप्राइज। हमारी कौम सो रही है, और हमारी कौम ये उस चीज़ का नतीजा है। मैं आपको एक आई एम सॉरी टू से, शायद इमरान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानेंगे क्योंकि वो किसी चीज़ का यकीन नहीं करते। ये उस चीज़ का नतीजा है कि जब इमरान साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम आए थे अमेरिका वगैरह के बारे में कि उन्होंने वहाँ पर उनकी एक बेटी है टेरियन वगैरह की, तो लोगों ने क्या कहा था, जब उनकी दो तीन शादियाँ और फिर ये शरई और गैर शरई निकाह का मसला आया था, उनके पैरोकार ये कहते हैं कि ये ज़ाती मसाइल हैं, ये उनका ज़ाती करैक्टर है, ज़ाती किरदार है, तो उसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। तो अब ज़ाती किरदार का नतीजा ये निकल रहा है कि हर आदमी के ज़ाती किरदार के ऊपर उंगलियाँ वो उठ रही हैं और उनको उछाला जा रहा है, और ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है। ज़ाती किरदार किसी का नहीं होता। जब इस तरह के इदारे होते हैं, उनके बड़े अगर इस तरह की हरकतें शुरू कर दें तो वहाँ पर इंसाफ का नाम और निशान मिट जाता है, और जिस कौम में इंसाफ खत्म हो जाए वो कौम तबाह बर्बाद हो जाए, तो तबाही बर्बादी की तरफ चल पड़ती है। और सारी दूसरे कि हमारी कौम तबाही बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। इसका अंजाम क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी जो मेरे पास खबर थी वो 9 मई के सानिया के बारे में है। बहुत ही खराबी बशार के बाद आखिरकार हुकूमत को होश आ गया, और 9 मई के वाक़े को गुजरे हुए आज कितने महीने हो गए हैं, आज जनवरी की 5-6 तारीख हो चुकी है। तो उनको ये ख्याल आ गया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने काबीना की एक कमेटी कायम की है। होना तो ये चाहिए था कि जहाँ पर जो है ना वो जुडिशरी की कमेटी होनी चाहिए थी, जहाँ FIA और जो है ना FIA और दूसरे तहकीकाती इदारे जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल ये कमेटी होनी चाहिए, जिसमें हमारे खुफिया इदारे की एजेंसियाँ भी शामिल होनी चाहिए थी। लेकिन काबीना की एक कमेटी बना दी कि चले ठीक है, कुछ तो हुआ। और उस कमेटी का काम क्या होगा कि ये कमेटी 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लेकर उस वाक़यात के असरात का जायज़ा लेगी कि 9 मई के वाक़े के क्या असरात मुरतब हुए कौम मुल्क के ऊपर, और उस सानिया के मास्टरमाइंड, सहूलतकार और उसमें शरीक अफराद का तयन करेगी, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी कि आइंदा क्या इक़दाम उठाए जाएँ कि जिसमें इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो सकें, और साथ ही साथ इस वाक़यात के रूनुमा होने में जो अफराद शामिल हैं उनको क्या सज़ा दी जाए। तो ये सब उनका दायरा कार होगा, और ये उसके बारे में अभी इंक्वायरी शुरू करेंगे, और पता नहीं कितने दिन के बाद ये इंक्वायरी ख़त्म होती है। बहरहाल उसके बाद एक और ख़बर है सुप्रीम कोर्ट से। ये खबर अगरचे कल या परसों की है कि सेनेट में एक करारदाद जो है ना वो पेश की गई, और उजलत में वो करारदाद मंजूर कर दी गई, और वो करारदाद थी 8 फरवरी का जो इलेक्शन हो रहा है उसको लेट करने के लिए, या उस इलेक्शन को ना कराने के लिए एक करारदाद सेनेट से मंजूर हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बलूचिस्तान में, KPK में, उनमें इलाकों में बहुत सर्दी पड़ रही है, बर्फ़बारियाँ हो रही हैं, रास्ते बंद हैं, और लोग खौफजदा भी हैं क्योंकि दहशतगर्दी की वारदातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और 8 फरवरी को ये इलेक्शन ना किया जाए। ये करारदाद जो थी ये सरीहन
سپریم کورٹ کی ہدایات کے برخلاف تھی، کیونکہ جب الیکشن کی تاریخ دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی رائے نہیں جائے، اس کے التوا کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی نے کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ قرارداد سینٹ کے 109 ممبر ہیں غالباً، اس میں سے صرف 14 ممبر شامل تھے، اور اجلت میں یہ 14 ممبران نے یہ قرارداد منظور کر لی، اور ہمیں اب یہ سمجھ نہیں آتی اس قرارداد کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جن کو الیکشن ملتوی کرانے کی پڑی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کو استعمال کیا ہے، کیونکہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان سب نے اس کی مخالفت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک رکن موجود تھے، سینٹ کے سینیٹر موجود تھے، جب اس کے غالباً پی ٹی آئی کے بھی ایک سینیٹر موجود تھے، لیکن انہوں نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر بہرام تنگی جو ہے ان کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے کہ آپ اگر وہاں پر سینٹ میں موجود تھے تو آپ نے کورم کی نشاندہی نہیں کی کہ کورم پورا نہیں ہے اور یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے، اور آپ نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن بہرام اور تنگی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، اور وہ اس کا جواب دیں گے اپنی پارٹی کو جو ان کو شو کاز نوٹس بھیجا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی اس قرارداد کے خلاف درخواستیں آ گئی ہیں۔ ایک دو درخواست جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق حسین صاحب کی طرف سے ہے، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا وہ درخواست دائر کی ہے کہ یہ سریعاً جو ہے نا سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی ہے، اور دوسری ایک اور اپیل جو ہے نا وہ دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اس کی منظوری میں شامل جو سینیٹر تھے وہ اور چیئرمین سینٹ ان کے خلاف آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کرایا جائے، اور اس قرارداد کو بھی جو ہے منسوخ کیا جائے کورٹ کی طرف سے، اور اس قرارداد کو نال اینڈ وائڈ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف جو ہے نا جو لوگ حصہ لے رہے تھے جنہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمات بھی درج کیے جائیں، کیونکہ عدالت کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور آرٹیکل کے تحت آئین کے آرٹیکل کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور توہین عدالت کی کارروائی کر کے اس قرارداد کو منسوخ بھی کیا جائے اور ان کو سینیٹر صاحبان کو سزا بھی دی جائے۔ اب یہ ایک حیران کن بات ہے کہ یہ قرارداد کیوں منظور کی گئی؟ اگر یہ حکومت کی شہ پر ایسا کیا گیا ہے تو تب بھی یہ غلط ہے، کیونکہ اگر حکومت پی ٹی اے اور اس کے چیئرمین عمران صاحب کے خلاف کوئی جو کیسز ہیں ان کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے تو پھر یہ ان کی کمزوری ہے، اور اگر آپ کیس ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ پھر حکومت کی کمزوری ہے، حکومتی اداروں کی کمزوری ہے کہ وہ ایک کیس بناتے ہیں لیکن اس کیس کو ثابت کرنے کی سکت ان میں نہیں ہے، جب ان کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے اور ان کے خلاف مقدمات کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو اگر ایک شخص کسی چیز کا مرتکب ہوا بھی ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہے اور اس کا مرتکب ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے قانون کے مطابق آپ اس کو چھوڑنے کے مجاز ہیں، اس کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر یہ الیکشن ان کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے اگر الیکشن ملتوی کیا جا رہا ہے تب بھی یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ عوام اگر کسی شخص کو منتخب کرتے ہیں، کسی پارٹی کو منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی جو ہے حکومت کی نظر میں ملک دشمن ہے، چاہے وہ پارٹی محب وطن ہے، چاہے وہ غیر محب وطن ہے، چاہے وہ غدار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر عوام منتخب کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے اور عوام کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اس پارٹی کو ووٹ نہ دے، اور نہ ہی ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کسی پارٹی کا راستہ روک سکتے ہیں۔ پھر جب عوام منتخب کریں گے تو پھر عوام ہی بھگتیں گے، اس کے لیے اچھا ہو یا برا ہو پھر عوام کے سامنے آئے گا، تو پھر عوام یہ عوام ہوگی جو ان کو اٹھا کے باہر، کیونکہ عمران صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے اور کچھ پرسنٹیج عوام نے منتخب کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، مل کر ان کو لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد وہی عوام ان سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ جب ان کے خلاف یہ تحریک پیش ہوئی تھی عدم اعتماد کی تو اس میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا تھا اور پی ڈی ایم کا ساتھ بھی تھا، لیکن پی ڈی ایم کے کچھ غلط اقدامات کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ غلط اقدامات کی وجہ سے عمران صاحب معذرت چاہتا ہوں، عمران صاحب پھر جو ہے نا وہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، حالانکہ جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا تو وہ انتہائی غیر مقبول قسم کے رہنما بن چکے تھے۔ تو ہم تو حکومت سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں اور جو ہے عوام کے ہاتھوں میں دیں، جو جمہوریت کا تقاضا ہے، جو جمہوری اقدار ہے، عوام خود اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔